नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूनम और एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कोई फिल्मी हीरोइन तो नहीं पर हाँ, अपने सांवले रंग, घनी काली आंखों और लंबी चोटी के साथ मैं अक्सर लोगों की नज़रों में आ ही जाती हूँ। उम्र बस 30 का पड़ाव पार किया है, जहाँ जिंदगी के मायने कुछ और गहरे लगने लगे हैं। स्वभाव से थोड़ी शांत, थोड़ी भावुक और शायद थोड़ी खोई खोई सी भी। दिल में हमेशा कुछ कहानियां चलती रहती हैं, कुछ अनखी, कुछ अनसुनी, जिन्हें आज मैं आपके साथ बांटने जा रही हूं। आज की कहानी है राधा की, जिसने अपने जीवन के एक मोड़ पर भावनाओं के कई रंगों को महसूस किया। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, पर मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में मैं और मेरे पति राजेश एक दूसरे से कब दूर होते चले गए, पता ही नहीं चला। वो अपने काम में व्यस्त, मैं अपने घर में। एक छत के नीचे रहते हुए भी हमारे बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। कभी कभी लगता जैसे मैं एक खाली घर की दीवारों से बातें कर रही हूं। राजेश वैसे तो बहुत अच्छे इंसान थे, पर शायद हम दोनों ही जिंदगी की इस आपाधापी में वो ठहराव, वो सुकून खो चुके थे, जो कभी हमारे रिश्ते की बुनियाद हुआ करता था। मेरी आंखें अक्सर किसी ऐसी चीज को तलाशती थीं, जो इस खालीपन को भर सके, इस सुनेपन को मिटा सके। एक साथी, एक दोस्त, जो मेरी अनोखी बातों को समझ सके, मेरी खामोशी को सुन सके। ऐसे ही एक दिन राजेश के ऑफिस से फोन आया कि उन्हें 1 महीने के लिए बेंगलोर जाना होगा। उनके जाने के बाद घर और भी सूना हो गया। मूवी की तेज रफ्तार जिंदगी में राजेश के बिना हर पल काटना मुश्किल सा लगने लगा। मैं दिन भर घर के काम करती, कभी बालकनी में घंटों बैठी रहती, जहां से शहर का शोरगुल भी एक अजीब सी उदासी लिए हुए लगता था। कभी किताबें पढ़ती, पर अक्षरों में भी मन नहीं लगता था। एक अजीब सी बेचैनी हर पल मेरे साथ रहती थी, जैसे कुछ टूट गया हो, कुछ खो गया हो। मेरी हंसी में भी अब वो पहले वाली खनक नहीं रही थी। तभी मुझे याद आया, गांव में मेरे ससुर जी अकेले रहते हैं। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था और राजेश अक्सर उनकी चिंता करते थे। राजेश ने कई बार कहा था कि मैं गांव जाकर उनका ख्याल रखूं, पर मुंबई की जिंदगी की अपनी खींचतान और मेरी अपनी हिचकिचाहट ने मुझे हमेशा रोक रखा था। इस बार मैंने सोचा यही सही मौका है। मुझे खुद को भी इस शहरी उदासी से दूर ले जाना था। मैंने अपना बैग पैक किया, राजेश को फोन पर सूचना दी और गांव की ओर निकल पड़े। शहर की भीड़ से दूर, खेतों की हरियाली और मिट्टी की खुशबू मुझे एक अजीब सी शांति दे रही थी, पर मन के किसी कोने में एक अनजाना डर भी था। गांव पहुंची तो ससुर जी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक सच्ची खुशी, जो मैंने राजेश की आंखों में बरसों से नहीं देखी थी। ससुर जी यानी कि रामेश्वर प्रसाद जी 60 की उम्र पार कर चुके थे, पर उनका शरीर अब भी मजबूत था, जैसे गांव की मिट्टी की तरह अरेग। सफ़ेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर चंदन का टीका लगाए, उनकी छवि बिल्कुल किसी ऋषि जैसी थी। उनकी आवाज़ में एक ठहराव था, एक अपनापन जो सीधा दिल में उतर जाता था। उन्होंने मुझे गले लगाया और उनकी हथेलियों का स्पर्श एक पिता के स्नेह जैसा लगा। मेरी राधा आ गई, उन्होंने कहा, और उस पल मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। पहले कुछ दिन गांव की सादगी और शांति में ढलने में लगे। सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट, गोबर से लिपी चौखट और ताज़ी हवा, ये सब मुंबई के शोरगुल से बिल्कुल अलग थे। मैं घर के कामों में हाथ बटाने लगी, ससुर जी का ख्याल रखने लगी। उनके साथ बैठकर बातें करना, उनका अनुभव सुनना मुझे अच्छा लगने लगा था। एक शाम सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग घुल रहा था। मैं बालकनी में बैठी थी, गांव की ठंडी हवा मेरे बालों को सहला रही थी। मेरा लाल दुपट्टा हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। तभी ससुर जी चाय लेकर आए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। बहू राधा, ठंडी लग रही होगी, अंदर आ जाओ, उन्होंने अपनी स्नेह भरी आवाज में कहा। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं ससुर जी, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मेरा दुपट्टा उनके कंधे पर जा गिरा। मैंने झट से उसे उठाने की कोशिश की,
पर उनके हाथ पहले ही उसे पकड़ चुके थे। हमारी उंगलियां एक पल को छू गईं, जैसे दो अनजान पंछी एक दूसरे से टकरा गए हों। एक हल्की सी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी अदृश्य तार ने मुझे छू लिया हो। मैंने नजरें उठाईं, उनकी आंखों में एक गहरा भाव था जो मैं समझ नहीं पाई, पर उसमें कोई मैल नहीं था, बस एक अनोखी करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराकर दुपट्टा मुझे पकड़ा दिया और बोले, ख्याल रखो अपना, अब अंधेरा हो रहा है। मैं बस मुस्कुराकर रह गई, पर उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। उनके स्पर्श का एहसास, उनकी आंखों की गहराई, मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मचा गई थी। अगले दिन सुबह मैंने देखा ससुर जी आंगन में योगा कर रहे थे। उनके हर आसन में एक अनुशासन और शांति झलकती थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बहू तुम भी करती हो क्या? मैंने हाँ में जवाब दिया। जी ससुर जी, मुंबई में कभी कभी करती थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। आओ तुम्हें कुछ नए आसन सिखाता हूँ। ये गांव की ताज़ी हवा में और भी फायदेमंद होंगे। मैं उनके बगल में खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे वृक्षासन करने को कहा, जिसमें एक पैर पर खड़ा होना होता है। एक आसन करते हुए मैं थोड़ी लड़खड़ा गई, मेरा संतुलन बिगड़ रहा था। इससे पहले कि मैं गिरती, उन्होंने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी कमर को सहारा दिया। उनकी हथेलियों का स्पर्श मेरी पीठ पर मुझे महसूस हुआ। एक पल को सांसें रुक सी गईं। उनकी आंखों में वही गहरा भाव था जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी, पर साथ ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी, जैसे वो मेरी घबराहट को भांप गए हों। उन्होंने धीरे से मेरी कमर से हाथ हटाया और मुस्कुराकर बोले, ध्यान से बहू, चोट लग सकती है। धीरज रखो, सब सीख जाओगी। मैंने बस सिर हिला दिया, पर मेरे गाल हल्के से गुलाबी पड़ गए थे। दोपहर का समय था। गांव की धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते थे। मैंने कपड़े धोकर छत पर फैलाने शुरू किए। ससुर जी भी ऊपर आ गए, शायद अपने पुराने कागजात या कुछ ढूंढने। एक कमीज मेरी पहुंच से थोड़ी ऊपर थी। मैं उसे फैलाने की कोशिश कर रही थी, अपनी एड़ियों पर खड़ी होकर हाथ ऊपर कर रही थी। तभी उन्होंने पीछे से आकर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और कमीज को पकड़ लिया। हमारे हाथ फिर से छू गए। इस बार स्पर्श थोड़ा ज्यादा देर तक रहा, क्योंकि हम दोनों ही कमीज को पकड़े हुए थे। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को धीरे से सहला गईं, जैसे अनजाने में कोई फूल छू गया हो। एक अजीब सी तरंग मेरे अंदर दौड़ गई, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने पलटकर देखा, उनकी आंखों में एक कोमल मुस्कान थी और उनके चेहरे पर धूप की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ बहू, उन्होंने कहा। नहीं नहीं ससुर जी, मैं कर लूंगी, मैंने हड़बड़ाहट में कहा, जैसे मैं पकड़ी गई हूं। उन्होंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने काम में लग गए। मैं जल्दी से अपने कपड़े फैलाकर नीचे आ गई, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एक शाम हम दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। गांव में बिजली अक्सर आती जाती रहती थी, पर उस दिन बिजली ठीक थी। एक पुराना हिंदी गाना चल रहा था और उसकी धुन मेरे मन को शांत कर रही थी। मैं किचन से पानी लेने गई। लौटते समय मेरे पैर में एक गलीचे में ठोकर लगी और पानी का गिलास गिरने लगा। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता और कांच के टुकड़े बिखर जाते, ससुर जी ने झट से लपककर उसे हवा में ही पकड़ लिया। उनके हाथ मेरे हाथ के ठीक ऊपर थे और उनकी उंगलियां मेरी कलाई को छू रही थीं। हमारी आंखें मिलीं और उस पल में मुझे लगा जैसे समय थम गया हो और दुनिया में सिर्फ हम दो ही लोग मौजूद हैं। इस बार उनके चेहरे पर चिंता का भाव था और उनकी भौहें हल्की सी चढ़ी हुई थीं। ध्यान से राधा बहू, चोट लग सकती है। ये कांच का गिलास है, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी, पर आंखों में वही स्नेह। मैंने बस सिर हिला दिया, अपनी नजरें झुकाकर। हमारा गांव में एक छोटा सा खेत था, जहां मौसमी सब्जियां उगाते थे। एक दिन ससुर जी ने कहा, चलो बहू, खेत पर चलते हैं। वहां से ताज़ी सब्जियां ले आते हैं। तुम्हें शहर में ऐसी ताज़ी सब्जियां कहाँ मिलेंगी? मैं उनके साथ चल पड़ी। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए खेतों की हरियाली देखकर मन शांत हो गया। खेत में काम करते हुए
उन्होंने मुझे टमाटर तोड़ने का तरीका बताया। जब मैं एक लाल टमाटर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी तो वो मेरे ठीक पीछे खड़े थे। उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर आया और उन्होंने धीरे से मेरी उंगलियों को दबाया, यह बताने के लिए कि कैसे टमाटर को सावधानी से तोड़ना है ताकि पौधा खराब न हो। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं और उनके शरीर से एक मीठी सी खुशबू आ रही थी, जैसे मिट्टी और नीम के पत्तों की मिलीजुली खुशबू, जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को अपनी चपेट में ले लिया। उस पल में मैं खुद को उनके बहुत करीब महसूस कर रही थी, इतना करीब कि मुझे लगा जैसे हमारी आत्माएं एक हो गई हों। मैंने बिना कुछ कहे बस उनकी बात मान ली और उनके बताए तरीके से टमाटर तोड़ा। रात को खाना खाते समय मैंने ससुर जी को दाल परोसने के लिए हाथ बढ़ाया। हमारी कटोरियां एक दूसरे से टकराईं और उनका हाथ मेरे हाथ को फिर छू गया। इस बार स्पर्श बहुत हल्का था, पर उसका एहसास गहरा था, जैसे किसी ने धीरे से मेरे दिल पर उंगली रख दी हो। उन्होंने अपनी कटोरी मेरे हाथ से ली और धीरे से कहा, आज दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है बहू राधा। तुम्हारे हाथ में जादू है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो मेरे दिल को एक अजीब सी गर्माहट दे गई। एक दिन मैं अपनी अलमारी ठीक कर रही थी। सालों पुराने कपड़े और चीज़ें थीं, जिन्हें मैं व्यवस्थित कर रही थी। ऊपर रखी कुछ पुरानी तस्वीरें नीचे गिरने लगीं। ससुर जी, जो शायद पूजा करके वापस आ रहे थे, उन्होंने झट से उन तस्वीरों को हवा में ही लपक लिया। हमारा सिर टकराने से बचा। उनकी बाह मेरे चेहरे के बहुत करीब थी और मुझे उनके शरीर की गर्मी महसूस हुई। उनकी नज़रों में एक पल के लिए घबराहट थी, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई हो बहू। अब मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, कब तक तुम्हें बचाता फिरूंगा। मैंने बस एक फीकी मुस्कान दी, पर उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मुझे लगा जैसे वो सिर्फ तस्वीरों की बात नहीं कर रहे थे। एक और दिन की बात है। गांव में अचानक तेज बारिश आ गई। मैं कपड़े लेने छत पर भागी। हवा इतनी तेज थी कि मेरे बाल चेहरे पर आ रहे थे और मेरा पल्लू बार बार उड़ रहा था। ससुर जी भी मेरे पीछे पीछे आ गए, यह देखने कि मैं ठीक हूं या नहीं। जैसे ही मैं एक कपड़े को पकड़ने लगी, एक तेज हवा का झोंका आया और मेरा गीला पल्लू मेरे बदन से चिपक गया और फिर उड़कर उनके हाथ में आ गया। मैं एक पल को ठिठक गई, खुद को पूरी तरह से खुला हुआ महसूस कर रही थी। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर थीं। उनकी आंखों में एक पल को आश्चर्य का भाव था, फिर उन्होंने धीरे से मेरे पल्लू को समेटा और मेरी ओर बढ़ा दिया। बहू, संभल कर, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी उदासी थी। मैंने जल्दी से अपना पल्लू ठीक किया और नीचे भाग गई। उस रात मुझे बुखार आ गया, पर मुझे नहीं पता था कि ये बारिश का बुखार था या भावनाओं का। इन सब घटनाओं के बीच मेरे मन में एक अजीब सी उथल-पुथल चल रही थी। मैं ससुर जी का सम्मान करती थी, उन्हें अपना पिता मानती थी और मेरे मन में उनके लिए स्नेह और आदर के सिवा कुछ नहीं था। पर उनके स्पर्श में, उनकी आंखों में, उनके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को छू रहा था, एक ऐसी भावना जगा रहा था जिसे मैं नाम नहीं दे पा रही थी। यह गलत था, मैं जानती थी। मेरे मन में राजेश थे, मेरा परिवार था और समाज की मर्यादा थी। मैं इन सब सीमाओं को तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं खुद को इन भावनाओं के जाल से बाहर निकालना चाहती थी, पर जितना कोशिश करती उतना ही उलझती जाती थी। एक रात मैं छत पर बैठी तारों को देख रही थी। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे वे भी मेरी उलझन को समझ रहे हों। ससुर जी मेरे पास आकर बैठ गए, उनकी चाल में वही शांति थी। क्या हुआ बहू राधा? कुछ परेशान लग रही हो? आजकल तुम बहुत गुमसुम रहती हो, उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में वही अपनापन था। मैंने धीरे से कहा, नहीं ससुर जी, बस कुछ बातें सोच रही थी। राजेश की याद आती है, मैंने झूठ बोला, पर उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे पता है बहू, तुम क्या सोच रही हो। मैं चौंक गई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा।
मुझे पता है कि तुम राजेश से दूर होने के कारण थोड़ी अकेली महसूस करती हो, और शायद मेरे साथ रहने से तुम्हें थोड़ी राहत मिली है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। पर बहू, रिश्तों की एक मर्यादा होती है। मैं तुम्हारा ससुर हूं और तुम मेरी बहू। हम दोनों को इस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। उनकी आवाज में कोई आरोप नहीं था, बस एक गहरी समझ थी, जैसे वो मेरे मन की हर बात पढ़ चुके हों। मैं जानता हूं, कभी कभी भावनाएं हमें बहका सकती हैं, खासकर जब मन अकेला और कमजोर हो। पर हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर का सारा असमंजस और अपराध बोध दूर हो गया, जैसे किसी ने मेरे कंधे से एक भारी बोझ हटा दिया हो। उन्होंने मुझे वह रास्ता दिखाया जो मैं खुद देख नहीं पा रही थी, जिस पर चलने से मैं डर रही थी। यह सच था, मैं अकेली थी, और उनके साथ ने मुझे एक अनोखी राहत दी थी, एक ऐसा सहारा जो मैंने बरसों से नहीं पाया था। पर यह राहत भावनाओं के भंवर में बदलकर गलत दिशा में जा रही थी। मैंने मन ही मन उनसे माफ़ी मांगी और अपने आप से वादा किया कि मैं अब अपनी भावनाओं पर और नियंत्रण रखूंगी, अपने रिश्ते की पवित्रता बनाए रखूंगी। मुझे लगा जैसे ससुर जी ने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि खुद को भी समझा दिया था। अगले दिन सुबह राजेश का फ़ोन आया। वह एक हफ्ते में वापस आ रहे थे। मैंने ससुर जी को यह खबर सुनाई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक चमक थी। बहुत अच्छी बात है बहू, उन्होंने कहा। राजेश के आने से तुम्हें और उसे भी अच्छा लगेगा। घर में रौनक फिर से लौटेगी। उनके शब्दों में एक अजीब सी शांति थी, एक संतुष्टि का भाव, जैसे उन्होंने कोई बड़ी परीक्षा पास कर ली हो। राजेश के वापस आने के 2 दिन पहले मैं ससुर जी के लिए चाय बना रही थी। अचानक मैंने देखा कि उनके कमरे से कुछ पुराने कागजात बाहर गिरे हुए हैं। मैंने उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि वह राजेश की पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें राजेश और उनके बचपन के दोस्त अमित साथ खड़े थे। अमित, जिसका नाम मैंने सालों से नहीं सुना था, राजेश का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसकी एक सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई थी। ससुर जी ने कभी अमित के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी, पर इन तस्वीरों को देखकर लगा कि वह अब भी उसे कितना याद करते थे, उसकी कमी उन्हें कितनी खलती थी। मुझे लगा शायद ससुर जी के जीवन में भी एक खालीपन था, एक ऐसा घाव जो कभी भर नहीं पाया, जिसे वह अमित की यादों से भरते थे। उस पल मुझे उनकी भावनाएं और भी गहराई से समझ में आईं, और मेरे मन में उनके लिए और भी ज्यादा आदर भर गया। राजेश के वापस आने पर घर में एक बार फिर चहल-पहल लौट आई, और मुंबई से आई शहर की ताज़ी हवा भी। मैंने महसूस किया कि गांव में बिताए गए ये दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ससुर जी के साथ बिताया गया समय, उनकी समझदारी भरी बातें और उनके व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में समझा और संभाला था। मेरे और ससुर जी के बीच अब भी वही आदर और स्नेह था, पर अब उसमें एक नई समझ और एक अटूट मर्यादा का बंधन भी जुड़ गया था। मैंने राजेश में भी एक नया साथी तलाशने की कोशिश की, और हमारे रिश्ते में भी धीरे धीरे वो गर्माहट वापस आने लगी, जिसकी मुझे तलाश थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां भावनाएं हमें अपनी राह से भटका सकती हैं। मन का खालीपन हमें ऐसे रिश्तों की ओर खींच सकता है जो समाज की मर्यादाओं से परे हों। पर ऐसे समय में हमें अपने विवेक और रिश्तों की पवित्रता को याद रखना चाहिए। प्यार और सम्मान एक गहरी बुनियाद पर टिके होते हैं, और हमें हमेशा उन्हें बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर रिश्ते का अपना एक सम्मान होता है, और हमें उस सम्मान को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कैसी लगी आपको राधा की ये कहानी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने भी कभी ऐसे अनजाने मोड़ पर खुद को पाया है? अपने विचार मेरे साथ साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।